वेंगार्डियम एनवीडिया ओसा सबके पास RTX 3090 आ जाएं। चार बहुत हैं, ज्यादा लालच ठीक नहीं है। हाय इंडियन गेमर्स, मैं हूं आईजी, आप देख रहे हैं इंडियन गेमर चैनल, जहां हम बात करते हैं गेम्स और गेम पीसीज की। तो आपको भी इंटरेस्ट है गेम्स और गेमिंग पीसीज में, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं। मैं सोच रहा था एक पावरफुल गेमिंग पीसी बनाते हैं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि पावरफुल गेमिंग पीसी मैंने बहुत बनाए हैं, लेकिन इस बार कोशिश करते हैं कि एक चीप पावरफुल पीसी बने। उसका एक सिंपल फॉर्मूला है, आप पावर के लिए तो एक ताकतवर ग्राफिक कार्ड लगा दो, जैसे कि मैंने लगाया हुआ RTX 3080, और उसका चीप जो सेक्शन है वो बनाएगा इसका CPU, जो कि हम यूज करेंगे R5 3600, या फिर भविष्य में आने वाला भी जो भी R5 होगा वो। तो इतना कमजोर CPU, इतना सस्ता CPU, इतने महंगे ग्राफिक कार्ड के साथ आप लगाओगे तो क्या पंगे हो सकते हैं। कभी आपने ग्राफिक कार्ड पे एक छोटा सा फैन देखा है साइड में? ये क्या करता है इस ग्राफिक कार्ड पे, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। और आज इस सस्ते पावरफुल पीसी के लिए मैं चूज कर रहा हूं ग्राफिक कार्ड RTX 3080, जो इनो 3D की तरफ से आता है, उनका iChill एडिशन। इनो 3D स्पेशली मैंने इस पीसी के लिए इसलिए चूज किया है क्योंकि पास्ट में हमने देखा है कि इनो 3D की प्राइसेस बड़ी कम रही हैं। तो आप और ग्राफिक कार्ड से भी कंपेयर कीजिएगा, अगर आपको कम मिलती है तो ये कार्ड जरूर प्रेफर कीजिएगा। इस ग्राफिक कार्ड पे आपको बहुत कुछ मिलता है। RGB लाइटिंग तो मैं आपको दिखा ही रहा हूं, साथ में ये बहुत ही लो नॉइज वाला ग्राफिक कार्ड है। इनो 3D की तरफ से आने वाले iChill एडिशन जो है, ये पहले भी बहुत पॉपुलर रह चुका है इंडिया में, और अब तक इसके बारे में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है किसी भी गेमिंग कम्युनिटी में। तो इनो 3D के कार्ड्स आप जरूर प्रेफर कीजिएगा। अच्छा, वैसे मैं इस वीडियो में आपको एक चीप पावरफुल पीसी के बारे में बता रहा हूं, लेकिन यहां पर मैंने जो है थोड़ा गड़बड़ कर रखी है। जैसे कि ये केस आप देख रहे हो, ये केस तो बहुत महंगा है। आप इस केस की बजाय एक बजट केस यूज करोगे, सस्ता केस यूज करोगे। मैंने फिलहाल इसमें लगा रखी है 32 GB RDB रैम। आपको 16 GB से आपका काम चल जाएगा, लेकिन कार्ड हमें यही रखना RTX 3080, और इस समय मैंने CPU इंस्टॉल कर रखा है R5 3600 इस एक्सपेरिमेंट के लिए। और एक बात बताऊं, मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती, मुझे एक कैबिनेट वगैरह चेंज करना पड़ता, कूलर वगैरह लगाने पड़ते, तो ये सब मैंने चेंज नहीं किया, मैंने इसी में कर लिया है। दूसरी एक मेहनत मैंने ये बचाई है कि मैं आपको AIO दिखा रहा हूं, जो कि बहुत ही तगड़ा AIO है। आप तो स्टॉक कूलर के साथ चलाओगे R5 3600, लेकिन ये इतना मैसिव डिफरेंस चेंज नहीं करते हैं। ज्यादा से ज्यादा अगर मैं आपको इस कैबिनेट में दिखा रहा हूं इस AIO के साथ, तो आप ज्यादा से ज्यादा परफॉर्मेंस गेन समझ लो 5% खींच के कह रहा हूं मैं, वरना बहुत अंतर नहीं होगा जो आप अपना बजट बिल्ड बनाओगे। मेन चीज एक ही है कि हम यूज कर रहे हैं ये RTX 3080, और हम यूज कर रहे हैं CPU में R5 3600। अच्छा, लेकिन एक बात बताओ, ये डोमिनेटर रैम जो है सेक्सी नहीं लग रही है, और ये 4 के सेट में ही सेक्सी लग रही है। अगर मैं आपको ये 2 लगा के दिखाता रहा, इतनी सेक्सी नहीं लगती। चलिए, लेकिन मुद्दे पे आ जाते हैं अब कि ये ग्राफिक कार्ड RTX 3080 मैं आपको बहुत ही पावरफुल CPUs के साथ दिखा चुका हूं। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको ये इंटेल के i9 10900K के साथ भी दिखाया है, और यही RTX 3080 मैंने आपको ये पावरफुल AMD के 3900 XT CPU के साथ भी बेंचमार्क करके दिखाया है, क्योंकि ये पावरफुल ग्राफिक कार्ड है, ये पावरफुल CPUs के साथ ही चलना चाहिए। ये देखो, मैंने अभी निकाला, बिल्कुल फोकस कर पा रहा हूं, फोकस हो रहा। ये 3900 XT अभी निकाला, बिल्कुल मैंने अभी थर्मल पेस्ट तक साफ नहीं किया है, इसलिए अभी कागज पर रख देते हैं इसे। लेकिन मुद्दे का सवाल यह है कि R9 3900 XT जैसे पावरफुल CPU के बजाय आप इसे यूज करें R5 3600 जैसे CPU के साथ, तो ये कैसा परफॉर्म करेगा? बॉटलनेक करेगा? क्या करना चाहिए, या फिर ये बेवकूफी का काम है? देखो, मैं आपको बता दूं, बेवकूफी का काम तो बिल्कुल भी नहीं है, और मैं वीडियो के एंड में जाके कंक्लूजन बताता हूं, लेकिन मैं आपको अभी बता दे रहा हूं कि मैं बहुत संतुष्ट हूं R5 3600 जैसे CPU के साथ, जिसे मैंने पेयर अप किया है पावरफुल RTX 3080 के साथ, जो कि स्पेशली मैं यूज कर रहा हूं इनो 3D का iChill एडिशन। मुझे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। अगर आपको छोटे शब्दों में सुनना है तो साफ बता दूं मैं आपको, 4K पे अंतर पता भी नहीं चलता, 1440p पे थोड़ा, बहुत ही थोड़ा, कि आप मुश्किल ही होगी आपको बताने में अंतर, वो नहीं पता चलता। 1080p पे होता है, लेकिन 1080p पे आप यूज क्यों करोगे? जैसे कि मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं, मैं इसे रेड डेड रिडेम्पशन 2 पे बहुत देर से बेंचमार्क कर रहा हूं, और GPU का जो टेम्परेचर है वो 74 डिग्री सेल्सियस के ऊपर नहीं जाता है, मोस्टली जो है वो 73 डिग्री सेल्सियस से रहता है। और मैं आपको ये भी दिखा रहा हूं कि मैं इसको R5 3600 के साथ चला रहा हूं, आप ये देखो,
और कौन सा जीपीयू चला रहा हूं वो भी लिखा हुआ होगा, ड्राइवर्स भी लिखे होंगे कौन से चल रहे हैं इसमें। RTX 3080 चला रहा हूं मैं आपको, और मैं बता रहा हूं बिल्कुल भी पता नहीं चलता अगर आप 4K रेजोल्यूशन पे गेमिंग कर रहे हो। लिटरली जो पावरफुल सीपीयूज हैं 10900K और आपका R5 R9 3900 XT, बिल्कुल भी अंतर नहीं पता चलता। आप ही समझो कीमतों में कितना अंतर है। R5 3600 जो है वो 17,000 का आया करता था, इस समय 18,000 का बिक रहा है। और अगर आप i9 1000K खरीदने जाते हो तो वो आपको पड़ता है 42,000 रुपीज का। तो आप अंतर सोचो, अंतर में अगर नंबर में बात करो तो आप ऑलमोस्ट 100% एक्स्ट्रा बढ़ गए, यानी कि डबल ही हो गई, डबल से ज्यादा हो गई कीमत। लेकिन परफॉर्मेंस डिफरेंस में बात करो तो वो 10 से 15% है, वो भी 1080p गेमिंग पे। 4K गेमिंग में तो बिल्कुल भी अंतर नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, 1440p का जो रेजोल्यूशन है वो बेस्ट रेजोल्यूशन है इस तरह के चीप पावरफुल पीसी के लिए। यानी कि आपको अंतर अगर देखने को भी मिलेगा i9 10900K जैसे सीपीयू से और R9 3900 XT जैसे सीपीयू से भी, तो 5 से 10% का अंतर देखने को मिलेगा। लेकिन आई जी तुम इतनी देर से तारीफें करे चले आ रहे हो कि ये AMD का R5 3600 का कॉम्बिनेशन ये Eno 3D के RTX 3080 के साथ बहुत बढ़िया है, बहुत चीप पीसी बनेगा, बहुत पावरफुल है, कहीं तो हारता होगा। जो बड़े सीपीयूज आते हैं डबल कीमत के आ रहे हैं, डबल से भी ज्यादा की कीमत के आ रहे हैं, उनका कहीं तो बेनिफिट होगा, कहीं तो हारेगा ना ये। तो मैं आपको साफ साफ बता देता हूं आप कहां पे लूज करोगे परफॉर्मेंस। देखो आपकी परफॉर्मेंस स्पेशली लूज होगी गेम्स जैसे कि डूम इटर्नल या फिर रेनबो सिक्स सीज जैसे गेम्स खेलते हो, या फिर इसको आप काउंटर स्ट्राइक को भी आप इसमें काउंट कर लो, जिसमें आप मान लो 300 FPS या 400 FPS के ऊपर आपको चाहिए, एवरेज FPS चाहिए आपको। तो देखो वहां तो मैं आपको साफ साफ बता दूं, वहां आप R5 3600 जैसा सीपीयू ना लो, वहां आप AMD मत लो, वहां तो आप सीधे लो इंटेल का i9 10900K। ईमानदारी से बता रहा हूं मैं आपको, वही आपको मैक्सिमम एवरेज फ्रेम रेट प्रोवाइड कर सकता है। दूसरा मैं आपको साफ साफ बता दूं, वहां पर ये सीपीयू जो है R5 3600 ये बड़े सीपीयू से 10 से 15% स्लोअर चलेगा और आपको चाहिए मैक्सिमम फ्रेम रेट। लेकिन आपको मैं फिर याद दिला दूं, i9 10900K है 42,000 का और R5 3600 है 18,000 का। यही एक रीजन है कि मुझे R5 3600 जैसा सीपीयू बहुत पसंद है। प्राइसेस बढ़ रही है डबल से ज्यादा और परफॉर्मेंस बढ़ रही है 10 से 15%। अगर आप महंगा सीपीयू लेते हो, कुछ बहुत खास नहीं उखाड़ा आपने। देखो मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि 1080p पे ये कमजोर है R5 3600, लेकिन ईमानदारी की बात बताऊं 1080p पे भी अगर आप चलाओगे इसे 10900K के साथ या R9 3900 XT के साथ, तो भी गेम्स जैसे कि असैसिन्स क्रीड ओडिसी में आपको कोई अंतर नहीं देखने को मिलेगा। सारे सीपीयू सेम है 1080p पे भी, अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, आप ये RTX 3080 खरीद रहे हो तो 1080p पे तो गेमिंग नहीं करोगे, लेकिन अगर आप करते भी हो तो आपको 100 का एवरेज FPS मिल जाएगा असैसिन्स क्रीड ओडिसी जैसे गेम में, और 150 करीबन का एवरेज FPS मिल जाएगा आपको कंट्रोल जैसे गेम में। कंट्रोल तो ऐसा गेम है जिसपे सीपीयू का अंतर ही नहीं पड़ता, आप और भी कमजोर सीपीयू लगाओगे तो भी कंट्रोल आपको इतने ही एवरेज FPS देगा 1080p पे। 4K रेजोल्यूशन पे तो बिल्कुल भी किसी भी गेम में अंतर नहीं पता चलेगा। लेकिन मैं आपको यह भी बता दूं, मैंने इसे शैडो ऑफ द टूम रेडर पे भी चलाया 1080p हाईएस्ट सेटिंग्स पे, तो शैडो ऑफ द टूम रेडर में भी आपको परफॉर्मेंस लूज देखने को मिलती है, वही मैं जो आपको बता रहा हूं 10 से 15%। शैडो ऑफ द टूम रेडर, मेट्रो एक्सोडस जैसे गेम्स में। और मैं आपसे एक और बात कह रहा हूं कि 1080p पर आप रैम की यूटिलाइजेशन भी देख लो, रैम की यूटिलाइजेशन भी कोई ज्यादा नहीं है। अगर मैं इसमें 16 GB की भी किट लगाऊं तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक बार और मुद्दे की बात बता दे रहा हूं, वैसे तो जो चीप पावरफुल गेमिंग पीसी बनाने की जो हम कोशिश कर रहे हैं उसमें मैं आपको साफ बता दूं कि आप Eno 3D जैसा RTX 3080 लेने की कोशिश कीजिएगा जो आपको बहुत सस्ता मिले, या किसी भी ब्रांड में जाएं आप, जो उनका सबसे सस्ता मॉडल हो RTX 3080 का वो लीजिएगा, क्योंकि आप बजट कंस्ट्रेंट है तभी आप R5 3600 जैसे सीपीयू पे आप चला रहे हैं। अच्छा थोड़े और कॉम्बिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं, जो कायदे का कॉम्बिनेशन अगर आपको करना चाहिए R5 3600 जैसे सीपीयू के साथ, वो करना चाहिए RTX 3070 जैसे जीपीयू के साथ। अगर आपको RTX 3080 का इस्तेमाल करना है तो कम से कम R7 या R9 यूज करना चाहिए, जो कायदा कहता है, जो बैलेंस कहता है। फिर आप 1440p की गेमिंग रेजोल्यूशन की गेमिंग 144 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ बढ़िया तरीके से कर सकोगे, वो बेस्ट बैलेंस है। और एक वाहियात बात के बारे में बात कर लेते हैं, क्या R5 3600 जैसे सीपीयू को R9 कहने आ रहा था, RTX 3090 जैसे जीपीयू के साथ कंबाइन करना चाहिए? वो बिल्कुल बेकार है।
वो फालतू में आप पैसे बर्बाद कर रहे हो, यानी कि आपके पास पैसे नहीं है तभी आप R5 3600 सीपीयू पे चला रहे हो, और RTX 3090 जैसे जीपीयू को खरीदने से बढ़िया है एक मारुति इको ले लो, उसे चलाओ आप। आइए अब बात करते हैं कि ये जो RTX का 3080 मैंने यूज किया है, Ino3D की तरफ से आने वाला उनका IHL एडिशन, इसमें आपको क्या क्या मिलता है। Ino3D का RTX 3080 RGB से भरपूर है, जैसा कि आप देख सकते हो बहुत ही चौड़ी RGB लगी हुई है इस पे। आप ये देखो कई बार कई ग्राफिक कार्ड्स में सिर्फ जो ये GeForce RTX लिखा हुआ ना सिर्फ इस पे RGB होती है, लेकिन इसकी पूरी साइड प्रोफाइल जो है इतनी चौड़ी, इस पे पूरी पे RGB है, ये एक अच्छा बात है। साथ में आप ये मेटल का ब्रैकेट देख रहे हो, ये पूरा मेटल का ब्रैकेट जो है ग्राफिक कार्ड में लगा हुआ और यहाँ पे रेनफोर्स हो जाता है आके। ये मुझे इसलिए अच्छी चीज लगी कि आपका ग्राफिक कार्ड अगर स्लैग होता है ना तो आपको सपोर्ट वगैरह लगाने पड़ते हैं यहाँ पे, जैसे कि ये ज्यादा हिले डुले नहीं, लेकिन ये मेटल का ब्रैकेट इतना स्ट्रॉन्ग है सही में कि आपके केस से यहीं पकड़ा रहता है। ये मुझे एक अच्छी चीज लगी। जो ग्राफिक कार्ड स्टैंड में आपको बता रहा था वो ऊपर से कुछ ऐसा नजर आता है, और यहाँ पर अगर आप बैक प्लेट देखो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग सी है। ये यहाँ पर IHL लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा इसके पाइप के पीछे छुप रहा है, यहाँ पर IHL लिखा हुआ है। दूसरा ये बैक प्लेट भी यहाँ पर बम्पी सा डिजाइन है, ये भी बड़ा प्यारा सा लग रहा है। और ये पूरा सेक्शन जो है इस पर GeForce RTX लिखा हुआ और ये कटआउट बन रहे हैं, ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है। मतलब ये देखो आप बैक प्लेट जो होती है वो सबको दिखाई देती है ऊपर से, और ज्यादातर ग्राफिक कार्ड्स में बड़ी बोरिंग सी आती है, लेकिन इस कार्ड में बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक और मजे की चीज दिखाऊं आपको, यहाँ पर आपको 3 पिन और 4 पिन RGB कनेक्टर्स मिल जाते हैं, यानी कि आप अपने मदरबोर्ड से डायरेक्ट इसमें जो है RGB वायर कनेक्ट कर सकते हो, फिर आप इसकी RGB कंट्रोल कर सकते हो। यानी कि अगर आपका मदरबोर्ड Asus, Gigabyte, ASRock वगैरह का है तो Aura Sync, Mystic Light RGB, Fusion Polychrome RGB, इससे आप अपना RGB कंट्रोल कर सकते हो। मैं थोड़ा सा और बता दूं आप इसमें RGB कैसे कंट्रोल करोगे। इस ग्राफिक कार्ड में आप ट्यूनेट सॉफ्टवेयर जो है इनका डाउनलोड करोगे Ino3D का, और फिर उसमें जाके आपको अनेबल करना होगा Aura Sync, जैसे Asus का अगर आपने ये यूज किया है, पहले आपने वायर लगा लिया, दूसरा RGB कंट्रोल पेज होगा उसमें ट्यूनेट सॉफ्टवेयर में, वहां पर जाके आप ARGB कर दो तो फिर आप जो है मदरबोर्ड से ही कंट्रोल कर पाओगे। जो आपका ग्राफिक कार्ड है वो ट्रिपल फैन एडिशन ग्राफिक कार्ड है, लेकिन एक चौथा छोटा सा 9 सेंटीमीटर का आपको फैन मिल जाता है जो मैक्सिमाइज करता है एयर फ्लो आपके मॉसफेट्स पे, जो मॉसफेट एरिया है इस ग्राफिक कार्ड पे उस पे। अब देखो मैं तो ईमानदारी से बताऊं कई और ग्राफिक कार्ड्स में भी ट्रिपल फैन एडिशन बहुत होता है ठंडा करने के लिए मॉसफेट वगैरह के एरिया को भी, लेकिन ये एक्स्ट्रा दे रखा है तो ये गिमिक भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कितने ग्राफिक कार्ड देखे आपने जिसमें साइड में ये लगाओ, और आप जो है ग्राफिक कार्ड एक्सटेंशन तो लगाने नहीं वाले हो, आप ऐसे ही अपना ग्राफिक कार्ड लगाओगे, तो ये सेक्सी सा साइड में चलने वाला फैन मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ही मतलब ये आप देखो दिखावे वाली चीज है, RGB वगैरह ले रहे हो और आपको साइड में छोटा सा फैन मिलता है ना, तो सही में जो है लोग पूछेंगे कि एक्स्ट्रा ये क्या है। और भी आप जानते हो कई और ग्राफिक कार्ड्स में और Ino3D के ग्राफिक कार्ड्स में भी साइड में आपको LCD स्क्रीन भी मिल जाती है, तो देखो उसकी खास जरूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर मिलता है ना तो वो सेक्सी और अच्छा लगता है। अगर आपको जानना हो कि ये पूरा पीसी, ये पावरफुल पीसी, ये 3080 को मिला के और R5 3600 को मिला के कितने का पड़ेगा, 16 GB रैम वगैरह वगैरह, कौन सा कैबिनेट चूज करना चाहिए वगैरह वगैरह, ये सब बातें कितने का पड़ेगा, तो वो आप देखिएगा अगले वीडियो में। मैं आपको पूरा बिल्ड ही बता दूंगा कि अगर आपको बनाना हो। दूसरा ये बात आप हमेशा याद रखो, ये हम तो बात करते हैं जो नए पीसी बिल्डर्स हैं उनके लिए, लेकिन कई लोग होते हैं जिन्होंने R5 खरीद रखा है, कई लोग 2600 भी चला रहे हैं, कई लोग जो है पुराना 2700 भी चला रहे हैं। तो अगर उनके पास पुराना ग्राफिक कार्ड है, मान लो 1650 लगा रखा था उन्हें, 1660 लगा रखा था, अब वो अपना गेम ऊपर करना चाह रहे हैं, तो उनके पास ऑप्शन है, अगर पैसे हैं तो वो लगाएंगे तो उनका बढ़िया चलेगा, कोई शिकायत नहीं मिलेगी। अगर आपको 1440p की गेमिंग करनी है 144 हर्ट्ज की, तो उसमें भी आपका जो ये R5 जैसा CPU साथ निभा देगा, और नई जनरेशन के CPU तो आने वाले ही हैं, वो तो आपको नया वाला R5 मिल ही जाएगा, आप उस पर भी बनाओगे तो कोई शिकायत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आपको पीसी बिल्ड जानना हो कि कितने पैसे खर्च होंगे ये चीप पावरफुल पीसी बनाने में, तो उसके लिए आप देखिएगा अगला वीडियो, उसमें मैं आपको पूरी डिटेल्स के साथ बता दूंगा। फिलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा वो कमेंट्स में बताइएगा। और ये जो Ino3D का ग्राफिक कार्ड हमने यूज किया है इस वीडियो में, इसके बारे में और जानना हो तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको भी आप जाके चेक कीजिएगा, इसकी प्राइस वगैरह चेक कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा। Ino3D के ग्राफिक कार्ड्स कंपेरेटिवली दूसरे ग्राफिक कार्ड्स के मुकाबले में काफी सस्ते मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप कंपेयर कीजिए, उसके बाद ही लीजिए, तो वो भी आप जानकारी सारी डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं आईजी, आप देखते हैं न्यू चैनल में, मिलता हूं वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा।